हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता मेडिकोस एजुकेशन। ये पार्ट थर्ड है डायबिटीज मेलाइटस का। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखा इस वीडियो का तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप देख सकते हो ताकि आपको जो पार्ट थर्ड है वो अच्छे से यहाँ पर समझ आ सके। तो यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं ट्रीटमेंट से, मतलब किस तरह से भाई हम डायबिटीज को यहाँ पर मैनेज करते हैं। ठीक है, हमारा जो मैनेजमेंट का और ट्रीटमेंट का एम है, जो गोल है वो क्या है? पहला क्या है कि हमें ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रेंज में लेके आना है, पेशेंट के ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है। दूसरा मैनेजमेंट का गोल हमारा ये है कि हमें इसके कॉम्प्लिकेशन होने से पेशेंट को बचाना है, कि डायबिटीज के कोई एक्यूट या फिर लेट कॉम्प्लिकेशन ना हो। तीसरा क्या है कि पेशेंट को एक अच्छी बेटर क्वालिटी की और बढ़िया लाइफ हमको यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर मैं शुरू कर रही हूँ ट्रीटमेंट कि भाई हम कैसे हम डायबिटीज को यहाँ पर सही करते हैं। तो पहला यहाँ पर देखो क्या है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। हमें पता है कि टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट को लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से हम यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, मैं टाइप 1 की बात नहीं कर रही। टाइप 1 में तो इंसुलिन बनता ही नहीं है, क्योंकि उसमें बीटा सेल पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, तो वहां तो इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनेगा। बट जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है उनके हम शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करके। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है देखो, जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है उसने कहा था कि भाई हमारी प्लेट में जो हम खाना खाते हैं वो कितने कितने अमाउंट में होना चाहिए, हमको कितनी कैलोरीज किस वाले फूड से मिलनी चाहिए। किसने कहा था? अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने कहा था। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि कार्बोहाइड्रेट से जो आपको कैलोरी लेनी होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, राइस हो गया, ठीक है, व्हीट हो गया, रोटी हो गई, चावल हो गए, तो उससे 50 से 60% हमें कैलोरी लेनी चाहिए। फिर हमको फैट से जो कैलोरी चाहिए, जो मैं अभी गुड फैट की बात कर रही हूँ, ठीक है, जैसे ओलिव ऑयल हो गया या फिर जो नट्स हो गए, ये सब किस में आते हैं? गुड फैट्स में आते हैं। तो 20 से 30% वहां से कैलोरी होना चाहिए, और प्रोटीन से हमें सिर्फ 10 से 20% कैलोरी चाहिए बॉडी के लिए। ये किसने कहा है? अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने। दूसरा, यहाँ पर हम लाइफस्टाइल में क्या कर सकते हैं, पेशेंट को बोलेंगे कि शुगर कम करो। ठीक है, जो खासकर जो प्रोसेस्ड शुगर है, जैसे कि केक्स हो गए, टॉफी हो गई, कैंडी हो गए, आइसक्रीम हो गए, जंक फूड हो गया, इन सबको कम करना है, क्योंकि इससे आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हो। और ध्यान रखना, जिन भी लोगों का HbA1c लेवल 3 महीने पहले का शुगर लेवल अगर 60% से कम नहीं है, कितने से? 7% से कम होना चाहिए HbA1c लेवल। 3 महीने पहले का शुगर 7% से कम आना चाहिए। अगर इससे कम नहीं है तो पहले तो हम पेशेंट को लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करने के लिए बोलेंगे, जिसमें कि हमने कहा है कि मीठा कम लेना है, ठीक है, लो रिफाइंड कार्ब्स लेने हैं, ठीक है, और आपको क्या करना है, अपने खाने में फाइबर को इंक्लूड करना है, जैसे कि आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि जितना फाइबर आप अपने खाने में खाओगे वो कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, फाइबर क्या करता है? हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेगा, हम क्या लेंगे, पेशेंट को मोर एंड मोर ग्रीन वेजिटेबल्स खाने को बोलेंगे। होल ग्रेन्स में क्या आएंगे, जैसे कि चपाती, रोटी हो गया, ठीक है, जैसे कि ब्राउन ब्रेड हो गया, दलिया हो गया, ठीक है, इस तरह का खाना पेशेंट को खाना है। सीरियल्स वगैरह, अनाज वगैरह जो है वो लेना है। फिर है एक्सरसाइज 30 मिनट्स डेली, जैसे कि जिनको टाइप 2 डायबिटीज है हमें पता है कि उसका मेन कारण क्या है, मोटापा है, ओबेसिटी है, तो पेशेंट को बोलना है कि भाई 30 मिनट आप डेली या तो वॉकिंग करो, या फिर जो पसंद है, साइकिलिंग पसंद है साइकिलिंग करो, एक्सरसाइज करना एक्सरसाइज करो, योगा करना योगा करो। पर ध्यान रखिए, पेशेंट यहाँ डायबिटीज से सफर कर रहा है तो उसको बोलना है कि आपको कोई भारी एक्सरसाइज नहीं करनी पेशेंट को। ठीक है, इंटेंस एक्सरसाइज के लिए पेशेंट को यहाँ पर नहीं बोलना है, क्योंकि अगर पेशेंट बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइज करेगा तो अचानक से ब्लड शुगर ड्रॉप हो सकता है, और पेशेंट किस में जाएगा? हाइपो मतलब कम, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज लेवल, अचानक से उसकी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा और पेशेंट बेहोश हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसीमिया जो कंडीशन है वो बहुत ही खतरनाक है हाइपरग्लाइसीमिया से। ठीक है, तो जब भी पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है तो अपने साथ कुछ ना कुछ जूस रखना है। ठीक है, फ्रेश जूस की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं, ओके, फ्रेश जूस रखना है, या कोई ना कोई कैंडी रखनी है।
अगर पेशेंट को लगता है कि दिल की धड़कन बढ़ रही है, मुझे बहुत पसीना आ रहा है, आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा रहा है, ठीक है, शरीर में कपकपी हो रही है, ये किसके साइन है? हाइपोग्लाइसीमिया के साइन है। तो तुरंत ही क्या करना है? कोई टॉफी या फिर ग्लूकोज या फिर कोई जूस पी लेना है। फिर है, देखो, सिर्फ अगर पेशेंट ने 5 से 10% भी वजन घटाया तो वो काफी हेल्पफुल है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में। 5 to 10% वेट लॉस इज वेरी हेल्पफुल इन टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। फिर पेशेंट को बोलना है कि आपको भर के खाना नहीं खाना है, ठीक है, बहुत ही कम कम आपको यहाँ पर डाइट लेना है और रेगुलर इंटरवल्स पे खाना है, मतलब फ्रीक्वेंटली खाना है, ठीक है, बट कम कम लेना है। और हमेशा अपनी मील, मतलब जो खाना खा रहे हैं उसको स्किप नहीं करना। बहुत लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग की मील्स को स्किप कर लेते हैं, फिर आफ्टरनून के मील को स्किप कर लेते हैं। उससे क्या होगा? अचानक से ब्लड शुगर कम हो जाएगा, ठीक है। तो खाना कम लेना है बट अपनी मील्स को कभी भी स्किप नहीं करना है। और स्ट्रेस, जो लोग बहुत अधिक स्ट्रेस लेते हैं उनमें ब्लड शुगर बहुत जल्दी बढ़ता है, ठीक है। तो स्ट्रेस कम लेना है, उसके लिए हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा एक अच्छी नींद भी जरूरी है, 7 से 8 घंटे प्रॉपर आपको नींद लेनी है। और अल्कोहल, स्मोकिंग जो है वो सब अवॉइड करना है डायबिटीज में। ये थे कुछ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। अब आते हैं हम यहाँ पर ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स, ठीक है। ऐसी दवाइयां जो डायबिटीज को कंट्रोल करती है, बट दवाइयां सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट को ही दी जाती है, ठीक है। टाइप 1 को दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी बॉडी में बीटा सेल है ही नहीं, वहां तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। तो टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों को यहाँ पर हम डायबिटीज की दवाइयां देंगे। अगर उनका HbA1c लेवल 7% से कम नहीं आया, ठीक है, उनको यहाँ पर आराम नहीं मिला है, HbA1c लेवल लगातार बढ़ रहा है पेशेंट का, तो हम दूसरा किस पे आएंगे? फिर दवाइयों की तरफ आएंगे, ठीक है, मेडिसिन की तरफ आएंगे। अब कौन कौन सी दवाइयां यहाँ पर होती है? पहला है ब्यूगोनाइड्स। ब्यूगोनाइड्स एक क्लास है, उसमें कौन सी वाली दवाई आती है? उसका नाम है मेटफॉर्मिन, ठीक है। मेटफॉर्मिन जो है वो हर एक हॉस्पिटल्स की और हर एक डॉक्टर की पहली चॉइस होती है डायबिटीज में, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड, जो पहली मेडिसिन टाइप 2 वाले पेशेंट को दी जाती है वो कौन सी दी जाती है? मेटफॉर्मिन। तो ये फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है टाइप 2 डायबिटीज में। फिर है, ये क्या करता है? डिक्रीज लीवर ग्लूकोज प्रोडक्शन। ये क्या करेगा? देखो, हमें पता है कि हमारे लीवर में ग्लूकोज स्टोर होता है। जब भी हम फास्टिंग करते हैं या भूखे पेट रहते हैं तो धीरे धीरे लिवर क्या करता है? उस ग्लूकोज को बाहर निकालता है हमारे ब्लड में। उस प्रोसेस को हम पढ़ते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। मैंने आपको पढ़ाया था पार्ट सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? लिवर क्या करता है? धीरे धीरे ग्लूकोज को निकालता है हमारे ब्लड में और स्लोली स्लोली क्या करता है? हमारे ब्लड शुगर को बढ़ाता है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर पेशेंट के अंदर पहले से ही ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो फिर मेटफॉर्मिन क्या करेगा? इसको नहीं होने देगा, इसको कम कर देगा, मतलब इसकी स्पीड को स्लो कर देगा, ताकि जो लीवर है वो आराम आराम से ब्लड शुगर को निकाल सके, ठीक है। अचानक से अगर बहुत सारा शुगर पेशेंट के ब्लड में निकल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। पेशेंट का ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो पेशेंट को दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी। तो मेटफॉर्मिन क्या करता है? ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस को धीमा कर देता है, उसको डिक्रीज कर देता है। और ध्यान रखना, कभी भी जो मेटफॉर्मिन दवाई है वो रीनल फेलियर वाले पेशेंट में मत देना जिसकी किडनी फेल हो रखी है, क्योंकि अगर किडनी सही है, ठीक है, अगर किडनी हेल्दी है तो वो मेटफॉर्मिन जब टूटता है हमारे शरीर में तो उससे लैक्टिक एसिड निकलता है। तो हमारी किडनी क्या करती है? इसको बाहर निकाल देती है यूरिन में, ठीक है। मेटफॉर्मिन को यूज करने के बाद जो इसका साइड प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड, उसको यूरिन में बाहर निकाल देगी। बट जिन लोगों की किडनी फेल है, जिनका रीनल फेलियर हो रखा है, और अगर आप उनको मेटफॉर्मिन दे रहे हो तो इससे क्या होगा? वो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। और जो लैक्टिक एसिड है वो हमारे ब्लड में इकट्ठा होता रहेगा और धीरे धीरे पेशेंट लैक्टिक एसिडोसिस की कंडीशन में चला जाएगा, जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन है, एक मेडिकल कंडीशन है। दूसरी कौन सी दवाई है? सल्फोनोयूरिएज। सल्फोनोयूरिएज के कौन कौन से यहाँ पर एग्जाम्पल है? पहला है ग्लिमिप्राइड, दूसरा है ग्लाइब्यूराइड, ओके। सल्फोनोयूरियाज क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन, ठीक है। ये इंसुलिन के सिक्रीशन को हमारे ब्लड में बढ़ा देते हैं, जो हमारी पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होती है उनको जाके स्टिमुलेट करेंगे और उनसे बोलेंगे कि भाई इंसुलिन ज्यादा से ज्यादा बनाना शुरू करो ताकि हम ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सके। तो ये क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा इंसुलिन के सिक्रीशन को हमारे बीटा सेल से। मॉनिटर 4,
हाइपोग्लाइसीमिया। देखो यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होगा, और पेशेंट को आपको अवॉइड करना है। जब भी पेशेंट यहाँ पर सल्फोनोयूरियस ले रहा है तो उसको बोलना है आपको अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीना, क्योंकि जब कोई पेशेंट डायबिटीज का अल्कोहल पीता है तो वो अल्कोहल हमारे लिवर में जाके टूटता है, हमारे लिवर में जाके मेटाबोलाइज होगा। बट यहाँ पर लिवर का मेन काम क्या है कि धीरे धीरे ग्लूकोज को हमारे ब्लड में निकालना। अगर अल्कोहल हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो लिवर अपने काम को छोड़ देगा और वो क्या करेगा, पहले अल्कोहल को तोड़ना शुरू करेगा, मतलब वो अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म में लग जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट का शुगर लेवल अचानक से गिर सकता है। अगर पेशेंट सल्फोनोयूरियाज ले रहा है साथ में वो अल्कोहल भी पी रहा है तो उसके चांसेस है कि उसका जो शुगर है वो अचानक से घट जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट चला जाएगा और धीरे धीरे यहाँ पर वो कोमा में भी जा सकता है। ठीक है, तो अवॉइड करना है अल्कोहल। ठीक है, और जब भी आप सल्फोनोयूरियाज पेशेंट को दे रहे हो तो हर आधे घंटे बाद उसका ब्लड शुगर आपको चेक करना है। ठीक है, टाइमिंग के हिसाब से जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर ड्रग कौन सी, ग्लिनाइड्स। ग्लिनाइड्स के एग्जांपल है रिपाग्लिनाइड्स एंड नेटाग्लिनाइड। ठीक है, अब जो ग्लिनाइड्स वाली दवाइयां हैं वो क्या काम करती है, इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। देखो होता क्या है, डायबिटीज में क्या हो रहा है, जितना ज्यादा वजन होगा, जितना ज्यादा एब्डोमेन में फैट होगा, उतने ज्यादा सेल एंड टिश्यू वहां बढ़ चुके हैं। ठीक है, और हमारे सेल एंड टिश्यू क्या करते हैं, इंसुलिन को ढंग से अंदर ले नहीं पाते, उनके लिए वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं। तो ग्लिनाइड्स क्या काम करेगा, ग्लिनाइड्स हमारे जो पेरिफेरल सेल एंड टिश्यू है, हमारे मसल्स के, हमारे एडिपोज टिश्यू है, उनकी सेंसिटिविटी बढ़ाएगा। ठीक है, मतलब जो हमारे सेल एंड टिश्यू है वो आराम से इंसुलिन को ले सकते हैं। जब हम कौन सी दवाई देंगे पेशेंट को, ग्लिनाइड्स, ये हमारे पेरिफेरल सेल एंड टिश्यू में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा रहे हैं, जिससे क्या होगा, अब हमारी बॉडी के सेल एंड टिश्यू इंसुलिन को लेंगे तो ग्लूकोज भी अंदर आ सकता है। फिर स्टिमुलेट पेनक्रियास रिलीज इंसुलिन, यहाँ पर क्या करेगा, पेनक्रियास को भी स्टिमुलेट करेगा ताकि वो इंसुलिन निकाले। और आपको ग्लिनाइड्स कब देनी पेशेंट को, 15 से 30 मिनट पहले देनी है, खाना खाने से पहले। ठीक है, तो ग्लिनाइड्स 15 से 30 मिनट पहले पेशेंट को देनी है। और ध्यान रखना, अगर पेशेंट को आपने दवाई दे चुकी है 15 मिनट पहले और पेशेंट कह रहा है मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो उसको यहाँ पर मील आपको स्किप नहीं करानी है, उसको यहाँ पर खाना खिलाना है। अगर आपने खाना नहीं खाया है तो ड्रग भी यहाँ पर स्किप कर देना, मतलब मेडिसिन नहीं लेनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर मेडिसिन है SGLT2 इनहिबिटर्स। ये क्या काम करते हैं, इनहिबिट ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, देखो हमारे जो किडनी है वो क्या काम करती है, जब हमारे ब्लड में बहुत सारा शुगर आता है तो किडनी क्या करती है, उस शुगर को वापस से एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, जो हमारे रीनल प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल होते हैं किडनी में, वो क्या काम करते हैं, शुगर को वापस से बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है। बट यहाँ पर बॉडी में ऑलरेडी बहुत शुगर है, तो ये दवाई SGLT2 इनहिबिटर्स क्या करेंगी, इनहिबिट कर देंगी, मतलब बंद कर देंगी कि भाई किडनी आपको अब ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करना है, बॉडी में ऑलरेडी बहुत ग्लूकोज है। ठीक है, तो वो इनहिबिट उस चीज को रोक देंगे, इनहिबिट कर देंगे, स्टॉप कर देंगे ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को। कहां पर, हमारे रीनल ट्यूब्यूल में, हमारे किडनी के प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में। ठीक है, किडनी को बोलेंगे कि आपको ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी बहुत ग्लूकोज है। ठीक है, अगर वो ग्लूकोज बॉडी में वापस एब्जॉर्ब नहीं होगा तो अब वो कहाँ जाएगा, वो पेशेंट के यूरिन में आएगा। ठीक है, जब ग्लूकोज यूरिन में आएगा तो वो बॉडी से बहुत सारा पानी खींचेगा, तो पेशेंट को यहाँ बहुत प्यास भी लगेगी। ठीक है, बार बार उसको बाथरूम जाना पड़ेगा, उसके यूरिन में बहुत सारा ग्लूकोज आएगा, और अगर यूरिन में बहुत सारा ग्लूकोज आ रहा है तो चांसेस है भाई पेशेंट को जेनेटाइल इंफेक्शन हो सकता है। ठीक है, उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन हो सकता है, UTI, क्योंकि जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, इनको शुगर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो पेशेंट के यूरिन में अगर बहुत सारा शुगर आएगा तो उसके जेनेटाइल एरिया में इंफेक्शन हो सकता है, उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया को जो शुगर है वो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो रिमूव्स ग्लूकोज थ्रू यूरिन लीड्स टू UTI, पेशेंट को UTI या फिर जेनेटाइल फंगस इंफेक्शन भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दवाई है थायोजोलिडोनिस, एग्जांपल वी है पायोग्लिटाजोन। ठीक है, ये भी क्या करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाता है, मतलब जो हमारे सेल एंड टिश्यू है वो आसानी से यहाँ पर इंसुलिन को ले सके, वो आसानी से इंसुलिन का अपटेक कर सके, उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देगा। अब आते हैं यहाँ पर हम इंसुलिन थेरेपी में। देखो
इंसुलिन थेरेपी हम कब देंगे पेशेंट को? अगर उसका HbA1c लेवल, जो 3 महीने का ब्लड शुगर लेवल है, वो 9% से ज्यादा है, ठीक है, 9% से ज्यादा उसका HbA1c लेवल आ रहा है, तो हम पेशेंट को यहाँ पर ड्रग नहीं देंगे, फिर डायरेक्ट हम उसको इंसुलिन देंगे। और जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज है, उनको तो अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए, पूरे लाइफ टाइम इंसुलिन पे ही डिपेंड रहना होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बीटा सेल है ही नहीं। जिनका HbA1c लेवल, 3 महीने का ब्लड शुगर लेवल 9% है, उसमें आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करने के लिए नहीं बोलोगे, उसमें आप डायबिटीज ड्रग्स के लिए नहीं बोलोगे, उसमें आप डायरेक्ट पेशेंट को इंसुलिन दोगे। या फिर जिन लोगों को दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा है, ठीक है, जिनका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा दवाइयों से, उनको फिर आप इंसुलिन दोगे, ठीक है। यहाँ पर 4 तरीके की इंसुलिन है जो हम डायबिटीज में देते हैं। पहला क्या है? रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। नाम में क्या आ रहा है? रैपिड, जो कि अपना काम तुरंत करेगा, ठीक है। अगर वो अपना काम तुरंत करेगा तो वो तुरंत ही क्या करेगा? बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल कर लेगा, इसलिए इसका नाम क्या है? रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। इसके एग्जाम्पल है ह्यूमोलॉग और एनालॉग, ठीक है। 3 तरह से पढ़ेंगे हम हर इंसुलिन को। ऑनसेट मतलब जैसे वो हमारी बॉडी में जा रहा है तो कितने टाइम में वो हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। पीक मतलब होता है कि हमारे ब्लड में उसकी हाईएस्ट रेंज किस टाइम पे आई, ठीक है, हमारे ब्लड में वो इंसुलिन हाईएस्ट रेंज उसकी किस टाइम पे आई। और ड्यूरेशन मतलब होता है कितने टाइम तक वो हमको आराम देगा, कितने टाइम तक वो हमारे ब्लड में रहेगा, ड्यूरेशन। तो ये 3 चीजें हम हर इंसुलिन के लिए पढ़ेंगे। रैपिड मतलब जल्दी से अपना काम करना, बहुत जल्दी अपना काम करता है। तो यहाँ पर इसका ऑनसेट क्या है? 5 से 15 मिनट, ठीक है, ये 5 से 15 मिनट में अपना काम करना शुरू कर देगा। हमारे ब्लड में हाईएस्ट होगा 30 से लेकर 120 मिनट्स, इसको रखना नहीं है, इसका डबल कर दो, ठीक है। 15 का डबल करोगे 30, तो पीक कितना आ गया? 30, ठीक है। 30 से लेकर 120 मिनट्स, फिर इसका डबल कर दो, ड्यूरेशन कितना आ गया? 3 से लेकर 5 घंटे तक हमारी बॉडी में रहेगा। इसका ड्यूरेशन बहुत छोटा है, ठीक है। फिर दूसरी दवाई है, हाँ, ये जो रैपिड वाली दवाइयां हैं ये हम क्यों देते हैं? कि जब पेशेंट खाना खा रहा है, तो जब पेशेंट खाना खाता है तो अचानक से उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, मतलब उसकी जो पीक है वो अचानक से बढ़ जाती है। तो उसको पोस्ट पेरेंडल, आफ्टर मील ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे? रैपिड एक्टिंग देंगे, कि तुरंत ही खाना खाने के बाद उसका ब्लड शुगर ना बढ़े, उसको रोकने के लिए। फिर है शॉर्ट एक्टिंग। नाम में क्या है? शॉर्ट एक्टिंग। एक्टिंग मतलब वो बहुत ही स्लो स्लो यहाँ काम कर रहा है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का दूसरा नाम क्या है? रेगुलर इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को हम यहाँ पर रेगुलर इंसुलिन भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमोलिन आर, आर मतलब रेगुलर एंड नोवोलिन आर मतलब रेगुलर, ठीक है, दो, ह्यूमोलिन आर एंड नेवोलिन आर। ऑनसेट बहुत स्लो स्लो काम करेगा, तो इसका ऑनसेट कम से कम आधा घंटा लेगा काम करने में, ठीक है, 30 मिनट्स लेगा। हमारी बॉडी में हाईएस्ट लेवल पे ये 2 से 4 घंटे तक रहेगा। और ड्यूरेशन कितना है? 5 से 8 घंटे। इन दोनों का ड्यूरेशन कम है, ठीक है। जो ऊपर के 2 इंसुलिन है, रैपिड एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग, इन दोनों का ड्यूरेशन बहुत ही कम है। और जो नीचे के 2 इंसुलिन है, इनका ड्यूरेशन मतलब हमारी बॉडी में काफी लंबे टाइम तक हमको आराम देंगे। फिर नेक्स्ट तीसरा इंसुलिन कौन सा है? इंटरमीडिएट। हाँ, और एक और चीज याद रखना कि जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, ये सिर्फ एक ऐसा इंसुलिन है जिसको हम पेशेंट को आईवी देते हैं। बाकी सारे इंसुलिन को हम पेशेंट को सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, फैट में देते हैं, ठीक है। सारे इंसुलिन को हम पेशेंट के तो एब्डोमेन में देते हैं, या थाइस में देते हैं, या फिर यहाँ पर देते हैं, ठीक है, शोल्डर में देते हैं, जहां पर ज्यादा फैट होगा। मोस्टली हम कहाँ देते हैं? एब्डोमेन के एरिया में देते हैं। बट शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एक ऐसा इंसुलिन है जिसको हम आईवी के थ्रू दे सकते हैं, इंट्रावेनस ड्रिप के थ्रू वेन्स में दे सकते हैं, ठीक है। फिर है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इंटरमीडिएट मतलब 2 टाइम, इसको हम पेशेंट को 2 टाइम देंगे, सुबह देंगे, एक शाम को देंगे, ठीक है। इसको हम एनपीएच भी बोलते हैं, एनपीएच, ठीक है। उसका फुल फॉर्म नोटामिन प्रोटामिन, अभी तो मैं भूल चुकी हूँ, ठीक है, पर एनपीएच भी इसको बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल है ह्यूमोलिन एन एंड नोवोलिन एन। एन मतलब एनपीएच इंसुलिन, ठीक है। इसमें इस टाइप की दवाइयां आती है। इसका ऑनसेट है, ये अपना ऑनसेट धीरे धीरे काम करना शुरू करेगा, ज्यादा लंबा टाइम लेगा स्टार्ट होने में, 2 से 4 घंटे लेगा, ठीक है। फिर हमारी बॉडी में हाईएस्ट रहेगा 4 से 10 घंटे में, और ड्यूरेशन 10 से 18 घंटे तक ये पेशेंट को आराम देगा। इसको हम 2 टाइम लेते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। फिर नेक्स्ट है फोर्थ, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ऐसा इंसुलिन जो हमको बहुत लंबे टाइम तक आराम दे, इसीलिए इसका नाम क्या है? लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। एग्जाम्पल लेंटस हो गया, लेविमियर हो गया, ठीक है। ऑनसेट स्लोली स्लोली काम करता है, 2 से 4 घंटे।
बॉडी में हाईएस्ट लेवल्स का पीक है ही नहीं, मतलब ये स्टेबल रेंज में रहेगा बॉडी में, ठीक है, स्टेबल रेंज ये अपनी बना के चलेगा, बॉडी में एक ही तरह से रहेगा, इसका कोई पीक नहीं है। ड्यूरेशन कम से कम पेशेंट को 20 से लेकर 24 घंटे आराम देगा। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को आप बस एक बार पेशेंट को लगा दो और पूरे दिन भर के लिए पेशेंट को यहाँ पर आराम मिलेगा, ठीक है, इसको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। तो एडमिनिस्टर एनी टाइम बट एट सेम टाइम एवरी डे। ध्यान रखना, जिस टाइम आप पेशेंट को लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लगा रहे हो उसका टाइम हर दिन सेम होना चाहिए, ठीक है। और जब भी आप पेशेंट को इंसुलिन दे रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप पेशेंट को एब्डोमेन में इंसुलिन दे रहे हो तो एक ही जगह आपको प्रिक नहीं करना है, ठीक है, उस साइड को आपको रोटेट करना है। अगर आपने राइट में दिया है तो नेक्स्ट डे लेफ्ट में देना है, अगर आपने अपर एब्डोमेन में दिया है नेक्स्ट डे राइट में देना है, ठीक है। और जब भी जिस जगह एब्डोमेन में आप इंसुलिन दे रहे हो उसको पिंच करना है, ठीक है, वहां पर फैट के टिश्यू होने चाहिए और हमेशा सिरिंज को 90 डिग्री एंगल पे पकड़ के डालना है, ठीक है। सबक्यूटेनियस फैट को होल्ड करना है, 90 डिग्री के एंगल में इंसुलिन देना है, ठीक है। अगर पेशेंट दुबला पतला है, ज्यादा मांस नहीं है, तो उसके मांस को पकड़ना है, उसके फैट के टिश्यू को पकड़ना है, इंसुलिन देना है आपको 45 डिग्री एंगल में। कितने में दोगे? 45 डिग्री एंगल में, और इंसुलिन की साइड को आप रोटेट करोगे, ओके, यहाँ पर। और ध्यान रखना, जब भी आप इंसुलिन का बोलस डोज दे रहे हो, बोलस मतलब जब हम 1 से 2 इंसुलिन को मिक्स कर लेते हैं आपस में, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहले आपको सिरिंज में रैपिड एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन लेना है जब भी आप मिक्स कर रहे हो, क्योंकि ये इंसुलिन होते हैं क्लियर टाइप के इंसुलिन, बिल्कुल साफ होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इनमें से कोई भी एक इंसुलिन लेना है, ठीक है, क्योंकि अगर पहले आप इनको लोगे, इनमें क्या होता है, इनमें ये कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, झाग वाले होते हैं। अगर आप इनको पहले लोगे तो यहाँ पर ये वाले इंसुलिन का जो मिक्सचर है वो इनमें चला जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, ये वाले इंसुलिन लेने हैं, बाद में नीचे वाले लेने हैं, ओके। ये थे यहाँ पर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट फॉर डायबिटीज। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। तो कौन कौन सी जटिलताएं यहाँ पर हम डायबिटीज में देखते हैं। अगर हम डायबिटीज को टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, अगर ब्लड ग्लूकोज कम नहीं होता है, तो पेशेंट के शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स में, बहुत सारे सेल्स एंड टिश्यू में डैमेज देखने को मिलता है। ये एक हार्मफुल इफेक्ट है डायबिटीज का, अगर आप उसको प्रॉपर टाइम पे उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हो। तो डायबिटीज क्या करेगा, बहुत सारी जटिलताएं हमारे ऑर्गन्स में दिखाएगा। तो यहाँ पर हम इन कॉम्प्लिकेशंस को 2 तरीके से पढ़ेंगे। पहला है एक्यूट, दूसरा है क्रॉनिक। एक्यूट मतलब होता है ऐसे कॉम्प्लिकेशन जो अचानक से बन जाते हैं, ठीक है, ये कुछ घंटों में या कुछ दिनों में बन सकते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, जो कि बहुत रैपिडली बनते हैं, तुरंत ही बनते हैं, और इनका हमें जल्दी से जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट लेना होता है, ठीक है ना। तो एक्यूट मतलब होता है जो तुरंत ही डेवलप होते हैं पेशेंट के शरीर में, और इसको आपको तुरंत ही इसका ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि ये क्या है, एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो यहाँ पर पहला आता है एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब होता है कम, ग्लाय मतलब ग्लूकोज। तो पेशेंट की ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। अब कितने से कम होगी, 70, ठीक है। अगर 70 से 70 mg पर डेसीलीटर से कम ग्लूकोज बॉडी में होता है तो पेशेंट किस में जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया को 3 भागों में बांटा है। पहला क्या है, माइल्ड, ठीक है, फिर मॉडरेट, और सीवियर में बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है, ठीक है। तो हाइपो मतलब ग्लूकोज जो लेवल है वो बहुत ही कम चला गया है बॉडी में। तो यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ, पेशेंट को अचानक से हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हुआ। अगर डायबिटिक पेशेंट ज्यादा इंसुलिन की डोज ले लेता है, ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज वाले जो पेशेंट होते हैं उनको लाइफ टाइम के लिए इंसुलिन की डोज लेनी ही होती है। अगर उन्होंने ज्यादा इंसुलिन ले लिया है, या जो डायबिटिक ड्रग्स है जैसे कि सल्फोनोयूरियल्स, अगर हमने ये लिया है और खाना उसके बाद नहीं खाया है, तो अचानक से शरीर में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो स्कीपिंग अ मील्स, अगर हम खाना छोड़ते हैं, साथ में हम एंटी डायबिटिक ड्रग्स ले रहे हैं, ज्यादा अमाउंट में हमने इंसुलिन डाल दी है बॉडी में, तो अचानक से क्या होगा, ब्लड का जो ग्लूकोज है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर डायबिटिक वाला पेशेंट है वो बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, या फिर वो अल्कोहल ले रहा है, क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, डायरेक्ट हमारे लीवर में जाएगा। तो अब लीवर क्या करेगा, ग्लूकोज को नहीं निकालेगा बॉडी में, पहले वो अल्कोहल को
तोड़ेगा, पहले वो अल्कोहल को मेटाबोलाइज करेगा, ठीक है। तो खाली पेट अगर पेशेंट अल्कोहल पी रहा है या फिर वो बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहा है तो अचानक से उसका ब्लड ग्लूकोज कम हो जाएगा। यहाँ पर पेशेंट में शुरुआत में हमारी बॉडी में जब भी कुछ होता है तो हमारी बॉडी एक काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉलो करती है। तो जैसे ही यहाँ पर ब्लड में शुगर की मात्रा कम हुई, तुरंत ही हमारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा और वहां से हार्मोन हमारे शरीर में निकलता है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनलिन, या दूसरा नाम क्या है इसका, एपिनेफ्रिन। तो जब यहाँ पर एड्रिनलिन हार्मोन हमारी बॉडी में निकलेगा तो पेशेंट को पसीना आना शुरू हो जाएगा, स्वेटिंग होगी, ट्रेमर्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे और उसकी जो हार्ट रेट है वो धड़कन जो है दिल की वो तेज हो जाएगी, ठीक है, पाल्पिटेशन है। अगर कंटिन्यू पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लगातार ड्रॉप होता रहा और उसको हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अब हमारे ब्रेन को भी कम ग्लूकोज मिलना शुरू हो जाएगा। और ब्रेन को सबसे ज्यादा ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि पूरी बॉडी की एक्टिविटी हमारा ब्रेन ही करता है। अगर ब्रेन में यहाँ पर कम ग्लूकोज जाएगा तो धीरे धीरे पेशेंट में कंफ्यूजन आ जाएगा, वो कॉमा में जा सकता है, उसको सीजर्स जिसको हम मिर्गी बोलते हैं, उसको मिर्गी का दौरा यहाँ पड़ सकता है और पेशेंट के यहाँ पर डेथ भी हो सकती है। तो हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन में पेशेंट को आपको ग्लूकोज देना है, उसको आप ओरल जूसेस दे सकते हो और हर 15 मिनट में आपको उसका ग्लूकोज मॉनिटर करना है। इसके अलावा अगर पेशेंट बेहोश है, अनकॉन्शियस है, तो आप उसको आईवी ड्रिप इंट्रावेनस के रूट के थ्रू उसको आप क्या लगाओगे, ग्लूकोज दोगे, डेक्सट्रोज, जो हमारे पास डेक्सट्रोज की बोतल होती है, आप उससे उसको ग्लूकोज दे सकते हो और रेगुलरली आपको पेशेंट को यहाँ पर ग्लूकोज को नापना है, ठीक है। ये थी कंडीशन हाइपोग्लाइसीमिया। दूसरी है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज है, मैंने पढ़ाया था पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो में कि टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, पूरी तरह से बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है क्योंकि बीटा सेल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तो बॉडी में बिल्कुल भी यहाँ इंसुलिन नहीं बनता है, जिसकी वजह से हमारे सेल तक ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है और हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाती है। ये सिग्नल जाएगा हमारे ब्रेन को, तो ब्रेन को क्या लगेगा कि बॉडी में ग्लूकोज है ही नहीं, तो ब्रेन क्या करेगा, बॉडी में फैट और प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देगा। जब भी बॉडी में फैट एंड प्रोटीन टूटेंगे तो एक साइड प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम बोलते हैं कीटोन, ठीक है। कीटोन हमारे ब्लड के लिए बहुत ही हानिकारक होता है क्योंकि ये हमारे ब्लड को एसिडिक बना देता है, ठीक है। तो अगर ब्लड यहाँ पर एसिडिक हो जाएगा तो पेशेंट के अंदर बहुत सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। तो टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट में ये होता है क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से इंसुलिन बॉडी में बनता ही नहीं है। अब जिन लोगों में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है उनमें कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन से लक्षण यहाँ देखने को मिलेंगे। पहला है पॉलीयूरिया, ठीक है, बार बार वो यूरिन जाएंगे बहुत ज्यादा, अगर बार बार यूरिन जा रहे हैं तो बहुत सारी प्यास लगेगी, पॉलीडिप्सिया, थर्स्टनेस की कंडीशन फील होगी। अगर ब्लड में बहुत सारा कीटोन यहाँ पर है तो पेशेंट को उसकी वजह से यहाँ पर वॉमिटिंग होगा, नोजिया, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आना, नोजिया होगा, उसको एब्डोमेन में पेन रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कीटोन क्योंकि बॉडी में है, कीटोन साथ में बाइकार्बोनेट आयन भी रिलीज करता है, तो कई बार पेशेंट क्या करता है, डीप ब्रीथिंग करने की कोशिश करता है, बाइकार्बोनेट आयंस को निकालने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन की कमी फील होती है, तो यहाँ पर वो पुष्मल रेस्पिरेशन करता है। पुष्मल रेस्पिरेशन मतलब होता है डीप ब्रीथिंग करना, और कई बार उसके माउथ से एक फ्रूटी वाली स्मेल आएगी क्योंकि कीटोन है, तो कीटोन की वजह से क्या होगा, माउथ से एक फ्रूटी स्मेल आएगी। डेंजर, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है, इसको तुरंत ही यहाँ पर ट्रीट करना है, नहीं तो पेशेंट यहाँ कोमा में जाएगा और अगर इसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो पेशेंट की यहाँ पर डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट कंडीशन है हाइपर ऑस्मोलर। देखो हाइपर मतलब ज्यादा, ऑस्मोलर मतलब गाढ़ापन, ठीक है, ब्लड यहाँ पर थिक होगा। हाइपर ऑस्मोलर, हाइपर ग्लाइसीमिक, हाइपर मतलब होता है ज्यादा, ग्लूकोज का अमाउंट, ईमिया मतलब होता है हमारा ब्लड, ठीक है, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी जिसकी वजह से यहाँ ब्लड क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट। कितना ज्यादा ग्लूकोज ब्लड में होगा तब हम बोलेंगे पेशेंट को HHS कंडीशन है। अगर पेशेंट में 600 mg पर डेसीलीटर से उसका ज्यादा ब्लड ग्लूकोज हो गया, ठीक है, 600 से अधिक अगर ग्लूकोज हमारे ब्लड में बढ़ गया है तो पेशेंट किसमें जाएगा, हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट में जाएगा। ये खासकर टाइप 2 डायबिटीज में देखने को मिलती है क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज में पूरी तरह से इंसुलिन बंद नहीं हुई है, ठीक है, थोड़ा बहुत इंसुलिन हमारी बॉडी में रिलीज हो रहा है,
इसीलिए हमारे सेल थोड़ा बहुत ग्लूकोज को ले पा रहे हैं। अगर हमारे सेल ग्लूकोज को ले पा रहे हैं तो हमारी बॉडी यहाँ पर फैट को और प्रोटीन को नहीं तोड़ेंगी, ठीक है। फैट एंड प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म फिर नहीं होगा तो यहाँ पर कीटोन नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ पर कीटोन नहीं बनता है, खासकर ये हमें देखने को मिलता है टाइप 2 डायबिटीज में। यहाँ पर क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा तो हमारी किडनी को ज्यादा काम करना पड़ेगा उसको फिल्टर करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज फिर किडनी कहाँ भेजेगी, यूरिन में भेजना शुरू कर देगी। तो जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में बहुत डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। उसको उसकी जो ब्लड में जो प्लाज्मा है, ब्लड का जो गाढ़ापन है वो बढ़ जाएगा, ब्लड की ऑस्मोलरिटी यहाँ बढ़ जाएगी। यहाँ पर कोई भी कीटोन नहीं बनेगा, ठीक है। और पेशेंट को डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन क्यों हुआ है, क्योंकि बहुत सारा किडनी क्या कर रही है, बहुत सारे ग्लूकोज को बॉडी से बाहर भेजने की कोशिश कर रही है यूरिन में। तो पेशेंट में यहाँ पर डिहाइड्रेशन की कंडीशन बन जाएगी, ब्लड एकदम गाढ़ा हो जाएगा, उसकी ऑस्मोलरिटी यहाँ बढ़ जाएगी। और फिर क्या होगा, इतना सारा जो ग्लूकोज जो शुगर है वो ब्लड में मिक्स है, वो हमारे ब्रेन के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देगा। धीरे धीरे ब्रेन की सेल्स क्या हो जाएंगी, श्रिंक होनी शुरू हो जाएंगी, पेशेंट को कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा और पेशेंट कोमा में जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्रोनिक और लेट कॉम्प्लिकेशन। ऐसे कॉम्प्लिकेशन, ऐसी जटिलताएं जो अचानक से नहीं होती है, इनको होने में बहुत लंबा टाइम लगता है, ठीक है। सालों साल लगते हैं इनको होने में, तो इसलिए इनको बोलते हैं हम क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन। डायबिटीज में कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसे होते हैं जो बहुत लेट आते हैं, मतलब 10 साल 15 साल ऐसे आएंगे। तो पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे माइक्रोवास्कुलर। माइक्रो मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो माइक्रो मतलब ये हमारे शरीर में जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है, छोटी छोटी जो रक्त की धमनियां है, उनमें अपना प्रभाव डालेगा, ठीक है। तो माइक्रो मतलब छोटी ब्लड वेसल्स में यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। पहला क्या है, डायबिटिक रेटिनोपैथी। हमारी आईज में बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेटिना है, हमको पता है जो आईज में रेटिना है, जब उस पर लाइट पड़ती है तभी हमको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो रेटिना में जो हमारा रेटिना है उसमें क्या है, कुछ ब्लड वेसल्स है। जब ये हाई लेवल का ग्लूकोज वाला ब्लड हमारी आंखों तक पहुंचेगा तो ये हमारी आईज की जो नर्व्स है उनको डैमेज करना शुरू कर देगा। धीरे धीरे नर्व्स वहां जमनी शुरू हो जाएगी, कई बार वो लीकी भी जाती है, ठीक है। वहां मतलब ब्लड सप्लाई कम पहुंचेगा और ये ग्लूकोज क्या करेगा, वहां की नर्व्स को डैमेज करना शुरू कर देगा। तो शुरुआत में पेशेंट को ब्लरड विजन होगा, उसको धुंधला धुंधला दिखाई देगा स्टार्टिंग में। फिर उसको धीरे धीरे यहाँ कैटरेक्ट बनना शुरू हो जाएगा, जिसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं। फिर उसको ग्लाइकोमा की कंडीशन आएगी। और अगर उसने अपना डायबिटिक रेटिनोपैथी को या डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया, शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं किया, तो पेशेंट को यहाँ पर पूरी तरह से ब्लाइंडनेस हो सकती है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो सकती है। दूसरा क्या है यहाँ पर, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। नेफ्रोन क्या होते हैं, हमारी जो किडनी होती है उसके सेल्स को हम नेफ्रॉन बोलते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्यों हो रहा है, क्योंकि किडनी क्या कर रही है, लगातार ब्लड को फिल्टर करती है। ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है, किडनी करती है। तो अगर इस ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज है और किडनी इस ग्लूकोज को लगातार बाहर निकाल रही है, तो लाइफ में किडनी ये काम 5 साल कर रही है, 10 साल कर रही है। कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा जब किडनी पूरी तरह से टूट जाएगी या फिर थक जाएगी, ठीक है। वहां के जो सेल्स है वो धीरे धीरे डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। तो किडनी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है नेफ्रॉन्स, ठीक है। अगर किडनी लगातार इतने हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज को छान रही है, फिल्टर कर रही है, तो धीरे धीरे यहाँ पर किडनी स्लो हो जाएगी, उसके जो सेल है यहाँ वो टूटना शुरू हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, ग्लोमेरुलर डैमेज होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से अब पेशेंट के शरीर से प्रोटीन भी निकलना शुरू हो जाएगा, एल्ब्यूमिन भी निकलना शुरू हो जाएगा उसके यूरिन में। तो पेशेंट को यहाँ प्रोटीन बॉडी से लॉस हो जाएगा। जब हमारे शरीर से प्रोटीन निकलता है तब क्या हमको लक्षण देखने को मिलते हैं। पहला क्या है, एडीमा। एडीमा मतलब होता है हाथ और पैरों में सूजन आना, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी से पेशेंट की बॉडी में क्या होगा, एडिमा देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। फिर है हाइपरटेंशन, ठीक है। पेशेंट को यहाँ पर हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर है क्रॉनिक किडनी डिजीज, और धीरे धीरे उसकी किडनियां खराब होनी शुरू हो जाएगी। और लास्ट में क्या होगा, पेशेंट को किडनी फेलियर भी यहाँ पर हो जाएगा। फिर है डायबिटिक न्यूरोपैथी। न्यूरो मतलब होता है हमारे नर्व्स, ठीक है। डायबिटीज की वजह से पेशेंट के नर्व्स और ढंग से काम नहीं कर रहे। तो मोस्टली यहाँ पर हम कौन से नर्व्स की बात कर रहे हैं, पेरिफेरल नर्व्स। वो नर्व्स जो हमारे हाथ और पैरों में खून का सप्लाई करती है, ब्लड का सप्लाई करती है।
तो अब ये ब्लड ग्लूकोज क्या करेगा, हमारे हाथ और पैरों की नर्व्स को डैमेज करना शुरू कर देगा। इसे बोलते हैं पेरिफेरल, ठीक है, पेरिफेरल नर्व्स को डैमेज करना शुरू होगा। हमारे जब नर्व्स में ब्लड सप्लाई ढंग से नहीं पहुंचेगा तो वहां पर ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा, ठीक है। हमारे नर्व्स में वहां पर जो सेल्स है उनको न्यूट्रिशन ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। धीरे धीरे जो नर्व्स है वो अपना सेंसेशन यहाँ लॉस कर देंगी। पेशेंट को कुछ भी यहाँ पेन वगैरह फील नहीं होगा, ठीक है। तो पेशेंट को यहाँ पर टिंगलिंग सेंसेशन होगा। डायबिटीज में पेशेंट को हाथ और पैरों में टिंगलिंग होता है। टिंगलिंग मतलब होता है जैसे कि चींटी का काटना, ठीक है। टिंगलिंग सेंसेशन होगा। उसको नमनेस, नमनेस मतलब सुनपन, ठीक है, उसको हाथ पैरों में कुछ महसूस नहीं होगा। बर्निंग सेंसेशन, ऐसा लगेगा जैसे हाथ पैरों में कुछ चुभ रहा है, ठीक है, उसको बर्निंग सेंसेशन होगा। और धीरे धीरे उसके हाथ और पैरों में चीजें महसूस होनी खत्म हो जाएगी, मतलब क्योंकि नर्व्स वहां डैमेज हो चुकी है तो उसको पैरों में कुछ भी सेंसेशन फील नहीं होगा। इसीलिए डायबिटीज वाले पेशेंट में जब हल्की सी भी चोट लगती है तो वो धीरे धीरे बड़े वाले घाव में बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस पेशेंट को चोट का एहसास नहीं होता है, उस घाव का एहसास नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पेशेंट को रिस्क होता है अल्सर बनने का। अब हम बात करते हैं मैक्रोवास्कुलर। मैक्रो मतलब होता है बड़ी वाली वेसल्स, ठीक है। जो हमारे शरीर में जो बड़ी वाली वेसल्स होती है उनमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। मैक्रो मतलब होता है बड़ी वाली। पहला यहाँ पर क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ऐसी रक्त धमनियां जो ब्लड को कहाँ लेके जा रही है, हमारे हार्ट में लेके जा रही है, ठीक है। ये इतना सारा जो ग्लूकोज है हमारे ब्लड में, ये क्या करेगा, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर वाली लाइन को डैमेज कर देगा, एंडोथेलियल लाइन को डैमेज कर देगा। तो वहां पर क्या होगा, जो बॉडी में फैट होगा, जो प्लेक होला, वो वहां इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे वहां की जो ब्लड वेसल्स है वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगी, वो बिल्कुल स्टिफ हो जाएगी, वो बिल्कुल नैरो हो जाएगी, ठीक है, सिकुड़ जाएगी। इससे क्या होगा, हमारे हार्ट को अच्छे से ब्लड नहीं मिल पाएगा। पेशेंट को चेस्ट पेन होगा जिसे हम बोलते हैं एंजाइना, या पेशेंट को मायोकार्डियल इंफ्रक्शन या फिर हार्ट अटैक यहाँ पर आएगा। फिर है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है कि जब हमारे ब्रेन की डेथ होती है या फिर ब्रेन में कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई यहाँ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन का नहीं मिल पाता है, तो पेशेंट को क्या आता है, फिर स्ट्रोक आता है, ठीक है। अब क्योंकि ब्लड में क्या मिक्स्ड है, ग्लूकोज मिक्स्ड है, वहां पर अच्छे से न्यूट्रिशंस नहीं है, वहां पर अच्छे से ऑक्सीजन नहीं है, और हमारे ब्रेन को एक्टिविटी करने के लिए ग्लूकोज की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में ब्रेन को ही रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रेन ब्लड सप्लाई इज अफेक्टेड। ब्रेन को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगा क्योंकि इतना गाढ़ा ब्लड हो चुका है, वो अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ब्रेन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को यहाँ पर स्ट्रोक आएगा। फिर है पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। पेरिफेरल हमारी हाथ पैरों की जो आर्टरीज है, जो मैंने आपको अभी समझाया था, रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू लेग्स कॉज अल्सर्स। डायबिटीज वाले पेशेंट में हमने सुना होगा उसको गैंग्रीन बनता है। क्यों? क्योंकि हाथ पैरों की जो नर्व्स है उनमें सेंसेशन, उनमें महसूस होना बंद हो गया है। इसीलिए जब पेशेंट को कोई भी यहाँ पर छोटा सा घाव लगता है, चोट लगती है, तो वो उसका ध्यान उस पर नहीं जाता है। धीरे धीरे ये जो घाव है, ये वूंड है, ये बड़ा होता रहता है, ठीक है। उस घाव में अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो जो घाव है वो अच्छे से भर नहीं पाता है और वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाएगा और पेशेंट को वहां पर एक अल्सर बन जाएगा। वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमने शुरू हो जाएंगे, वहां पर ब्लड सप्लाई की कमी है, वो घाव नहीं भरेगा और वो घाव बड़ा होता रहेगा, जिसको हम बोलते हैं गैंग्रीन। गैंग्रीन अगर बॉडी में एक बार हो गया तो ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देते हैं। डायबिटीज वाले पेशेंट में जाकर उनके पैरों में गैंग्रीन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, मैक्सिमम ब्लड सप्लाई कहाँ जा रहा है। अभी इस टाइम में खड़ी हूं तो मैक्सिमम ब्लड सप्लाई कहाँ जा रहा है, हमारे पैरों में जा रहा है। तो ज्यादा ग्लूकोज कहाँ आएगा, हमारे पैरों में आएगा। तो यहाँ पर जब घाव बनेगा तो पेशेंट के यहाँ पर पैर जो है वो सड़ जाएंगे और वो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाएगा। इसको रोकने के लिए डॉक्टर क्या करेगा, उस पार्ट को यहाँ पर कट करके निकाल देगा, ठीक है। अगर पैर सड़ गया है, वहां पर घाव बन चुका है, गैंग्रीन हो चुका है, तो उसको हम एम्पुटेशन से उसको कट करके वहां से निकाल देते हैं और पेशेंट के यहाँ पर एंटीबायोटिक्स दवाइयां फिर चलाते हैं। फिर है रिकरेंट इन्फेक्शन। पेशेंट को, डायबिटीज वाले पेशेंट को शिकायत होती है कि उसको लगातार कोई ना कोई इन्फेक्शन बॉडी में होता रहता है।
क्योंकि उसका ब्लड में क्या है, ग्लूकोज है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्लूकोज जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो पेशेंट को यहाँ पर कोई ना कोई इचिंग प्रॉब्लम होगी स्किन में। ठीक है, उसकी इचिंग में प्रूराइटिस मतलब होता है स्किन में इचिंग का होना। ठीक है, तो उसकी स्किन में इन्फेक्शन होगा। इसके अलावा फीमेल्स में क्या होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, क्योंकि अगर यूरिन में बहुत सारा ग्लूकोज आएगा तो जो आसपास जेनेटाइल ऑर्गन्स के आसपास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वहां पर जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से लेडीज में बार बार यूटीआई देखने को मिलता है, दैट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके अलावा डायबिटीज वाले पेशेंट में सेक्सुअल डिसफंक्शन देखने को मिलता है, दोनों में, मैन में भी एंड फीमेल्स में भी। मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, सेक्सुअल डिजायर कम होगी, फीमेल्स में लुब्रिकेशन कम होगा और सेक्सुअल डिजायर कम होगी। ये थे यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।